देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो अभी हाव भाव है और आए दिन कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और ऐसा लगता है कि उनका जो बॉडी और माइंड जो होता है ना कंट्रोल में नहीं है, उनका बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ गया है। तो ऐसे लोगों को तो हम भी समझते हैं कि बिहार के भलाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि स्टेबल नहीं है और उसको बहुत सारे कारण हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत ऐसे प्रेशर आ रहे हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में हूँ आपके साथ शरद कुमार। जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें नीतीश कुमार कल सदन में विधानसभा हो या विधान परिषद, वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को जनसंख्या को लेकर प्रजनन की बातें बोली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। संतोष कुमार सुमन जी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार इस उम्र में जनसंख्या को लेकर, प्रजनन को लेकर महिलाओं को ऊपर जिस तरह से बात बोले, वो कहाँ तक देखिए, जो बातें बोलना वो चाह रहे थे और जो बातें बोली गई, सोच में और बोलने में फ़र्क है। बहुत सारी बातें, प्रजनन की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, सब लोग बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से बोला गया था बाकी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। इसका कोई उम्र का और किसी का मतलब नहीं होता है। हमको सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज ये भी बातें आई कि उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको एहसास हुआ कि हमने गलत कह दिया ऐसी कोई बातें और खुल के माफ़ी मांगी। तो हम समझते हैं अभी इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे दूसरे मुद्दों को भी देखना चाहिए, जो विकास का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है। उन मुद्दों पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए। जो बात ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि गलत बात को जितना बोलेंगे उतना ही समाज में भ्रांतियाँ फैलेगी और समाज दूषित होगा। देखिए, जिस तरह से बीजेपी की महिला मोर्चा कमान संभाल चुके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो समर्थन किए थे कि सेक्स पढ़ाया जाता है, किताब में भी है, तो उनका समर्थन किया था और उनका पुतला दहन किया और कहा माफ़ी से कुछ नहीं होने वाला है, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो अभी हाव भाव है और आए दिन कुछ न कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और ऐसा लगता है कि उनका जो बॉडी और माइंड जो होता है ना कंट्रोल में नहीं है, उनका बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ गया है। तो ऐसे लोगों को तो हम भी समझते हैं कि बिहार के भलाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आपके पीछे माननीय मंत्री आपको बैठा रहे हैं खींच करके। ये भी हमने देखा है आप ही लोग के क्लिप में। इसका मतलब है कि उनका नियंत्रण अब नहीं रहा, जो दिमाग का और बॉडी का नियंत्रण होता है और आप क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, सच में हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा दिखता है, क्योंकि उनके वक्तव्य जो आ जाते हैं, कभी कभी रोज़ कुछ न कुछ आ जा रहा देखिए, है। आए आए दिन मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से अशोक चौधरी के जयंती समारोह में जाते हैं, महावीर चौधरी के जयंती समारोह में उनके माल्यार्पण उनके पिताजी के तस्वीर को करना था, मगर वहाँ से फूल उठाकर अशोक चौधरी पर छिटते हैं, अशोक चौधरी के वो गले लगाते हैं, कंधा पर हाथ रखते हैं, बिना सूचना दिए हुए किसी भी प्रधान सचिव के घर चले जाते हैं। इस तरह से क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति अभी ठीक नहीं है? अब देखिए, अब ये क्या है कि नहीं है, इसका मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं इन बातों को जानता हूँ, लेकिन जो दिखता है उस पर आकलन किया जाए तो ऐसा लगता है कि स्टेबल नहीं है और उसको बहुत सारे कारण हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत ऐसे प्रेशर आ रहे होंगे, वो प्रेशर को झेल नहीं मतलब पा रहे हैं। मानते हैं ना कि एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन में राजद का प्रेशर वो झेल वो नहीं पा रहे तो हैं। पहला दिन से हम देख रहे हैं, जब एनडीए से अलग हुए तो हम लोग उनके साथ थे और हमने देखा उन नीतीश कुमार जी को जो एनडीए के साथ थे और नीतीश जी महागठबंधन में आए, दोनों में उसी दिन से फ़र्क हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर है, जो प्रेशर जो झेल नहीं पा रहे हैं। नीतीश जी का काम करने का तरीका है, यूएसपी है, जो एनडीए के साथ मिलता जुलता है, वो महागठबंधन में मैच नहीं खा रहा है और मजबूरी में आदमी कितना दिन टॉलरेट करेगा। और वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण इस तरह की बातें होती है जिसको आप लोग दूसरे तरह से प्रचारित करते हैं। हम नहीं समझते नीतीश कुमार अभी उस तरह के हो गए हैं, लेकिन इतना प्रेशर है कि वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और वो प्रेशर के कारण उनका जो एक्ट हो जाता है, कभी उस तरह का जो आप बोल रहे हैं कि पुष्पांजलि कहीं करना है, कहीं और कर देते हैं। बोलना कुछ चाह रहे हैं, अच्छी बात बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने का तरीका बहुत ही अभद्र था, जो कि अमर्यादित था। मतलब मानते हाँ, हैं ना संतोष जी की मुख्यमंत्री को अब इलाज की जरूरत है? अब देखिए, प्रेशर 2-3 तरीके से मेडिटेशन से भी ठीक हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि दवाई खाया जाए। तो उस प्रेशर को ख़त्म कर दीजिए, उसका बहुत सारा तरीका है। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप ही समझदार हैं, तरीका बता दीजिए वो मुख्यमंत्री खुद अमल समझदार करने हैं, वो अपना तरीका का। ढूँढ एक लेंगे। आखिरी सवाल संतोष हाँ। जी, आर्थिक सर्वे, जनगणना का आर्थिक सर्वे विधानसभा में पेश किया गया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि आपकी जाति का कम पढ़ा लिखा बताया गया और आर्थिक स्थिति भी लगभग ठीक है?
देखिए बात सही है कि बिहार में एक समाज, अगर संख्या में जो समाज है भूइयाँ मुसर समाज, और भी समाज हैं जो बहुत गरीब हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, तो हर स्तर पर ये पिछड़ा समाज है। और आपने जो क्राइटेरिया बनाया है 6,000 मासिक आय वालों को आपने अमीर की संज्ञा दी है, जो उससे अधिक कमाते हैं। तो 6,000 रुपया कमाने वाला, मैंने आज मजदूर जो होते हैं उनको 400 रुपये हम देते हैं। और गरीब लोग क्या होते हैं, उनके कम से कम हस्बैंड वाइफ, और बच्चे जवान हैं तो बच्चे भी कमाते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो कमाते हैं और उनके 3 डिपेंडेंट हैं। तो 2 व्यक्ति 800 रुपया पर डे कमा रहा है, तो 24,000 रुपया महीने का कमा रहा है एक परिवार, 25,000। तो अमीर तो सब है ही है ना। लेकिन ये देखना है, अगर सामाजिक सर्वेक्षण किए हैं तो समाज में किस तरह से लोग रहते हैं। समाज में हर व्यक्ति, हर समाज को अलग अलग रहने का अपना अपना हाव भाव है, तरीका है, खान पान का अलग अलग तरीका है। वो कितना पैसा सेव करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं कि नहीं, अपने बच्चों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाते हैं कि नहीं, इस आधार पर उनको देखना चाहिए कि अमीर हैं गरीब नहीं। तो ऐसे तो कहिएगा कि भुइयां मुसर समाज तो 99% अमीर है। अगर 6,000 की बात करते हैं तो कमाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा समाज ऐसा समाज है कि खूब कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता है। शाम में अगर 800 लेके आ रहा है तो 600 रुपया उसका ख़त्म हो गया, 100 रुपया भी घर नहीं ले जा पाता है, इसलिए वो गरीब है। और आप देखें सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत है, आप ये देखिए लिटरेसी में, हायर एजुकेशन में कितना परसेंट है, 1% भी नहीं है, 0.014% है। खाली प्राथमिक में आप देख रहे हैं 2 से 3% है। आप उसी तरह से मिडिल में जाइए तो और 1% आ जाता है। तो उनका जो शैक्षणिक आधार है, जब तक आप शैक्षणिक रूप से उनको सबल नहीं कीजिएगा तो उनको लिविंग स्टैंडर्ड आएगा ही नहीं, उनका स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेगी नहीं, तो उनको जीवन शैली बढ़ेगा ही नहीं। तो उस आधार पर, खाली आर्थिक आधार पर एक फिक्स कर दिए हैं कि अब 6,000 से ज़्यादा, तो उससे तो सब अमीर है। आप किस आधार पर कर रहे हैं सामाजिक सर्वेक्षण? जब हमारा संविधान बना, बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो उसमें किसी को कैटेगराइज किया बैकवर्ड क्लास को, तो उसमें हमारा शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों देखा गया था, खास करके सामाजिक देखा गया था। ऐसे लोगों को पिछड़ा माना गया जहाँ पर किसी जाति के कारण छुआछूत माने जाते थे, पैसे वाले हैं लेकिन उनको छुआछूत माना जाता है, ऐसे लोगों को पिछड़ा माना गया। उन्हीं लोगों को बाद में SC ST माना गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।